क्या हाल है जी आपके। उम्मीद करता हूँ आप सारे ठीक और खुशहाल होंगे। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से, जो बहुत ही मेहरबान और निहायत रहम करने वाली ज़ात है। एफआई एक्ट को हमने डिस्कस करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार। 16 मार्क्स आपके इसके अंदर से आने हैं जिन्होंने भी असिस्टेंट डायरेक्टर के ऊपर अप्लाई कर रखा है। तो ये एफआईए के वेबसाइट से मैं आपको करवा रहा हूँ, क्योंकि जो पीडीएफ में डिफरेंट आपको वेबसाइट्स पे जो मिल रहे हैं पीडीएफ के अंदर एफआई एक्ट, या डिफरेंट यूट्यूबर्स ने जो बना रखे हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स भी हैं। तो मैं ओरिजिनल आपको जो एफआई एक्ट है वही करवाने वाला हूँ। एफआईए एक्ट को जो है एक्ट 1974 कहा जाता है। इसे एक्ट 1974 कहे जाने की क्या वजह है, क्योंकि 1974 में ही पाकिस्तान की जो नेशनल असम्बली है उससे पास हुआ था। तो जिस ईयर ये पास हुआ इसलिए उसका नाम 1974 रखा गया। और फिर आगे इसमें लिखा हुआ है 8 of 1975, क्योंकि 1975 में फिर ये मुकम्मल तौर पर नाफिज हुआ। मुकम्मल तौर पर मतलब इसका जो इतलाक़ हुआ है वो 1975 में हुआ है। एक्ट इसको 1974 का कहा जाता है, लेकिन अगर वो आपसे पूछ ले कि इसको नाफिज़ कब किया गया, मुकम्मल तौर पर इसको मतलब मुल्क में नाफिज़ करने का ईयर कौन सा है, तो वो 1975 है। ठीक है जी। और ये देखें, ये गज़ट में जो है शामिल किया गया पाकिस्तान के कब, 17 जनवरी 1975। पार्ट 1 17 जनवरी 1975। तो ये डेट भी आपने अच्छे तरीके से याद रखनी है। ठीक है, इन दोनों बातों को समझ लें। अगर वो असम्बली से पास होने की बात करता है या एक्ट का नाम पूछता है तो एक्ट 1974 कहोगे। और अगर वो गज़ट में इसकी शमूलियत की बात करता है या ओवरऑल इसके नाफिज होने की बात करता है तो 17 जनवरी 1975 को याद रखना भाई। उसके बाद इसका प्रीएम्बल है। प्रीएम्बल वो हिस्सा होता है जो किसी भी एक्ट के स्टार्ट में लिखा होता है कि ये क्या है, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि वेयर एज इट इज़ एक्सपीडियंट टू प्रोवाइड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ज़ाहिर है ये एक फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अगर बनाई जा रही है तो उसके लिए कुछ कवानीन होंगे, उसका एक बाकायदा उसके रूल्स होंगे, और सर्टन ऑफेंसेस को वो इन्वेस्टिगेट करेगा। इन्वेस्टिगेशन ऑफ सर्टन ऑफेंसेस कमिटेड इन कनेक्शन विद मैटर्स कंसर्निंग फेडरल गवर्नमेंट एंड मैटर्स कनेक्टेड देयर विद। कह रहे जी फेडरल गवर्नमेंट के हवाले से जितने भी मैटर्स होंगे ना, जितने भी मैटर्स फेडरल गवर्नमेंट के हवाले से होंगे वो सारे के सारे इसके अंडर आएंगे। और ना सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट बल्कि जो इससे रेलेवेंट जो मैटर्स होंगे वो भी सारे के सारे इसके अंडर आएंगे। तो आप कह सकते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट के मैटर्स भी इसमें आ जाएंगे, और जो प्रोविंसेस भी ज़ाहिर है फेडरल के अंडर ही आ जाते हैं उनके मामला भी इसके अंडर आ जाएंगे, क्योंकि एफआईए जो है पूरे मुल्क को कवर करता है, बल्कि ये फॉरेन कंट्रीज़ में भी आपके मुल्क के लिए काम करता है। उसके बाद सबसे पहला जो इसका सेक्शन है जी वो क्या है जी, आपके पास शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट कि जी इसका टाइटल क्या है, इसकी हद कहाँ तक है, और इसकी शुरुआत कब से हो रही है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। यहाँ पर वो कहते हैं जी दिस, पहला यहाँ पर पॉइंट है, दिस एक्ट में बी कॉल्ड द फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 1974 आप इसे कहेंगे। दूसरे नंबर पर वो आपसे कहता है इट एक्सटेंड्स टू होल पाकिस्तान। एक बार एफपीएससी ने ये मारूजी बना दी थी कि इट एक्सटेंड्स टू ऑल ओवर द पाकिस्तान, होल ऑफ पाकिस्तान, सम पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान। तो इस तरीके से बना दिया था। तो भाई ये उनकी मर्ज़ी है, वो होल ऑफ पाकिस्तान आपने याद रखना है। ठीक है। एंड आल्सो अप्लाई टू ऑल सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान। जितने भी सिटीजन्स हैं पाकिस्तान के, जितने भी सराइकी हैं, पंजाबी हैं, मेवाती हैं, राजपूत हैं, सब के ऊपर अप्लाई होगा। और ना सिर्फ ऑल सिटीजन्स पर बल्कि पब्लिक सर्विस के ऊपर, यानी जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनके ऊपर भी अप्लाई होगा। ऐसा नहीं है कि सरकारी मुलाजमीन बरी ज़िम्मा है, तो सारे के सारे सिटीजन पर, होल ऑफ पाकिस्तान में तमाम सरकारी मुलाजमीन के ऊपर ये अप्लाई होगा। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इट शैल कम टू फोर्स एट वंस। ये मुकम्मल तौर पर एक दफ़ा में ही नाफिज हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसके कुछ पॉइंट्स अब नाफिज हों और कुछ पॉइंट्स बाद में। ऑल ओवर द पाकिस्तान ये पूरा का पूरा नाफिज किया जाएगा। उसके बाद कुछ डेफिनेशंस हैं। सेक्शन नंबर 2 जो है वो डेफिनेशंस के हवाले से, देखें सेक्शन नंबर 1 तो आपका टाइटल के हवाले से हो गया, और दूसरे सेक्शन में हमेशा डेफिनेशंस ही आती हैं ज़्यादातर एक्ट्स के अंदर। ठीक है। अब इन डेफिनेशंस में वो किन चीज़ों की डेफिनेशंस देगा, उन सारे चीज़ों की डेफिनेशंस वो यहाँ पर आपके लिए देगा जो जो इस एक्ट में आगे चलकर यूज़ होंगे, ताकि आपको पता चलता रहे कि यार हमने इसकी डेफिनेशन क्या पढ़ी है। तो देखें जी डेफिनेशन वाले सेक्शन का जो सब आर्टिकल इसका जो 1 है उसके अंदर वो कहता है जी एजेंसी मीन्स द फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 3। अंडर सेक्शन 3 ये सेक्शन आगे आएगा अभी हमारे पास, टेंशन ना लें। सेक्शन 3 हम आगे पढ़ेंगे। अगर एजेंसी का मतलब यही फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होगी जहाँ भी ये लफ्ज़ है। उसके बाद कोड का क्या मतलब होगा जी, जहाँ पर भी कोड आएगा ना, वर्ड कोड, कोड का मतलब होगा क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 एक्ट 5 ऑफ 1898। इसको याद रखना, 1898 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। कोड का वर्ड जहाँ पर भी आएगा तो आपके जहन में 1898 फ़ौरन आ जाना चाहिए। ठीक है।
1900 से 2 साल पहले 1898 एक्ट 5 ऑफ 1898। उसके बाद नेक्स्ट है जी डायरेक्टर जनरल की जब भी बात आएगी तो डायरेक्टर जनरल का मतलब होगा डायरेक्टर जनरल ऑफ दिस FI एजेंसी, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डायरेक्टर जनरल का क्या मतलब है। उसके बाद जी प्रोविंशियल पुलिस जहाँ पर भी यूज़ होगा, प्रोविंशियल पुलिस का मतलब है जी पुलिस कॉन्स्टिट्यूटेड बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट अंडर द पुलिस एक्ट 1868। अब देखें अंग्रेज़ों के दौर का बनाया हुआ पुलिस एक्ट अभी तक इसके अंदर यूज़ हो रहा है 1861, ठीक है 1861। अब देखें पुलिस एक्ट, अब थोड़ा सा बंदे के जहन में आ जाता है 1857 में मुसलमान जंग आज़ादी लड़ रहे थे ना, तो अंग्रेज़ों ने उसी वक्त फिर पुलिस एक्ट बनाया। उसके 4 साल बाद 1857 में मुसलमानों के ख़िलाफ़ हिंदुओं ने जंग आज़ादी लड़ी थी ना, तो उन्होंने अंग्रेज़ों ने, बस ऐसे ट्रिक बता रहा हूँ तुम्हें, पुलिस एक्ट याद करना इंसान के दिमाग से निकल जाता है, तो याद रखना कि यार 1857 में जंग आज़ादी थे, तो अंग्रेज़ों ने उसके 3-4 साल बाद क्या बना दिया था, अपना पुलिस एक्ट बना दिया था, जिसे आप 1861 5 ऑफ 1861 याद रखेंगे, 5 ऑफ 1861 प्रोविंशियल पुलिस, और ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर होगी। ओके जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी पब्लिक सर्वेंट का क्या मतलब है। 5वें नंबर पर पब्लिक सर्वेंट मीन्स अ पब्लिक सर्वेंट एज डिफाइंड इन सेक्शन 21 ऑफ पाकिस्तान पेनल कोड एक्ट एक्सेल 5 ऑफ 1860 वगैरह जी। पब्लिक सर्वेंट का अब देखें, पब्लिक सर्वेंट भी इस पुलिस एक्ट से 1 साल पहले बना है। पब्लिक सर्वेंट की जो तारीफ़ हो रही है, पाकिस्तान पेनल कोड वही वो यूज़ कर रहा है पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन जो अंग्रेज़ों ने की थी 1860 में। भाई जंग आज़ादी के 3 साल बाद वो पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन वहाँ से उठा रहा है, पाकिस्तान पेनल कोड वहीं से उठा रहा है जो 1860 में बना हुआ है, ठीक है। और 1861 में उसने क्या उठाया ऊपर, प्रोविंशियल पुलिस के हवाले से सारी की सारी बातें उठाई हैं। तो पाकिस्तान के कवानीन अक्सर बने ही उन कवानीन के ऊपर हैं जो अंग्रेज़ों ने बना रखे थे पहले। तो जनाब सेक्शन 21 के तहत डेफिनेशन होगी आपकी पब्लिक सर्वेंट की, यानी कि गवर्नमेंट के मुलाजिम की, सेक्शन 21 के तहत, ठीक है। वो स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर जी कम से कम कितनी उम्र हो तो जॉब की तैयारी करनी चाहिए, तो मैं कहता हूँ यार 18, 19, 20 तो बड़ी कम उम्र होती है। जब ओवर 20 हो जाओ ना, 20 साल से ऊपर, तभी लोग गवर्नमेंट जॉब करते हुए अच्छे लगते हैं। 18-19 के थोड़े से ज़्यादा कम उम्र के हो जाते हैं ना, तो ऐसे तुक्का लगाने के लिए याद कर लो कि यार जो पब्लिक सर्वेंट है वो कम से कम 21 साल का होता है। तो सेक्शन 21 ऑफ पाकिस्तान पेनल कोड 1860 तो तुम्हें याद रह ही जाएगा। अब इसमें कौन कौन से एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं जी। इंक्लूड्स एन एम्प्लॉय ऑफ एनी कॉरपोरेशन, कोई भी कॉरपोरेशन हो, अदर बॉडी और ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कंट्रोल्ड और एडमिनिस्ट्रेटेड बाय अंडर द अथॉरिटी ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। भाई जो भी कॉरपोरेशन होगी, कोई भी बॉडी होगी जो एडमिनिस्ट्रेशन जिसकी हो रही हो अंडर द अथॉरिटी ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, तो फेडरल गवर्नमेंट के अंदर जितने भी जो अथॉरिटीज़ आएंगी वो सारे की सारे उनके जो सर्वेंट्स होंगे वो पब्लिक सर्वेंट में शामिल होंगे। उसके बाद स्पेशल पुलिस की अगर बात की जाए तो स्पेशल पुलिस मींस पाकिस्तान स्पेशल इस्टेब्लिशमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द पाकिस्तान स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस 1948 7 ऑफ 1948। अब जी पाकिस्तान की जो स्पेशल पुलिस की बात जब की जाएगी ना इसके अंदर, तो स्पेशल पुलिस के लिए आपने 1948 याद रखना है, ठीक है। यानी आप ये देख लो पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद ना पाकिस्तान को लगा कि हाँ जी स्पेशल पुलिस का भी कोई ना कोई रोल होना चाहिए। ये ट्रिक्स बता रहा हूँ मैं जस्ट वैसे ही दिमाग में टिकाने के लिए कि जी पाकिस्तान जैसे ही बना है, पाकिस्तान में आपको पता बनते ही यहाँ पर दंगा फसाद और लूट मार तो यहाँ पर चलनी थी। हमारा मुल्क बस अल्लाह इसकी हिफाजत करे। तो उसके फ़ौरन बाद जो ऑर्डिनेंस 1948 है उसके तहत स्पेशल पुलिस की डेफिनेशन होगी 1948 7 ऑफ 1948। अब 7 1947 7 1947 7 और 7 ऑफ 1948, ठीक है 7 ऑफ 1948 ये याद रखना, यही पूछे जाएंगे। स्पेसिफाइड पर्सन्स का क्या मतलब है जी। पर्सन्स हु वर अपॉइंटेड टू पोस्ट इन और अंडर प्रोविंशियल पुलिस इन पर्सन्स ऑफ आर्टिकल 3 ऑफ स्पेशल पुलिस एंड प्रोविंशियल पुलिस एमलगमेशन ऑर्डर 1962 वगैरह जी। स्पेशल पर्सन से मुराद वो लोग हैं जो प्रोविंशियल पुलिस में आर्टिकल 3 के तहत स्पेशल पुलिस और प्रोविंशियल पुलिस के एमलगमेशन का मतलब है इनको मिलाकर जब एक पुलिस बनेगी, इनको मिलाकर एक तो पहले स्पेशल पुलिस है, आपकी प्रोविंशियल पुलिस है जो 1861 के तहत थी, और फिर एक आपकी स्पेशल पुलिस जो पाकिस्तान के अंडर आई 1948 में। इन दोनों को मिलाकर जो एक इदारा बनेगा उसके अंडर जो पर्सन्स होंगे वो स्पेसिफाइड पर्सन्स कहलाएंगे। और ये कहाँ पर आएंगे जी 1962 में। किस में आएंगे 1962 के ऑर्डर में, ये जहन में रखना। देखो स्पेशल पुलिस प्रोविंशियल पुलिस कहाँ पर थी 1861 में थी जंग आज़ादी के 4 साल बाद, ठीक है। और वहाँ पर जो पब्लिक सर्वेंट था वो कहाँ पर था 1860 में था।
फिर पाकिस्तान की जो स्पेशल पुलिस है वो 1948 में, और स्पेसिफाइड पर्सन्स जो इनको दोनों को मिलाकर बने वो कब आए, 1962 में। तो ये याद रखना, इनको याद रखते जाओ साथ साथ। रूल्स मीन्स रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट, रूल्स का मतलब रूल्स होंगे जो इस एक्ट के अंडर आएंगे। ओके जी। उसके बाद जी तीसरे नंबर पर जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन होगा इस एजेंसी का। इस एजेंसी का क्या होगा, तीसरे नंबर पर कॉन्स्टिट्यूशन होगा। जैसे हमारा 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसमें 3 आता है आखिर में, तो यहाँ भी तीसरे नंबर पर कॉन्स्टिट्यूशन है। पहले नंबर पर क्या थी आपका, इसका टाइटल था, दूसरे नंबर पर डेफिनेशंस थी, एंड तीसरे नंबर पर सेक्शन 3 के अंदर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एजेंसी है। जैसे 1973 में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी 3 आता है, तो तीसरे नंबर पर कॉन्स्टिट्यूशन है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्या कहते हैं जी, इसको देख लेते हैं जी। नाउ विद स्टैंडिंग एनी थिंग कंटेंट इन एनी अदर लॉ ऑफ टाइम बीइंग इन फोर्स, द फेडरल गवर्नमेंट may constitute an agency to be called as federal investigation agency for inquiry into and investigation of offences specified in schedule, including an attempt or conspiracy to commit and abatement of any such offence वगैरह जी। इस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक एजेंसी एक बनाई जाएगी जो फेडरल गवर्नमेंट बनाएगी। कौन सी गवर्नमेंट बनाएगी, आपकी फेडरल गवर्नमेंट बनाएगी वो एजेंसी। ये जो एजेंसी है FIA, जिसे आप फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कहेंगे। और ये जो शेड्यूल के अंदर जो ऑफेंसेस है ना, एक शेड्यूल नीचे आएगा, एक ही शेड्यूल है इस एक्ट के अंदर, उस शेड्यूल के अंदर वो बाकायदा लिखे हुए नीचे वो आएगा, उसमें जितने भी ऑफेंसेस हैं ना, उस शेड्यूल के अंदर जितने ऑफेंसेस दर्ज हैं उन सब को डील करेगी ये एजेंसी। ठीक है जी। और बनाएगा कौन, इसे फेडरल गवर्नमेंट। उसके बाद नेक्स्ट है, एजेंसी शैल कंसिस्ट ऑफ डायरेक्टर जनरल, इसका एक डायरेक्टर जनरल होगा, टू बी अपॉइंटेड बाय फेडरल गवर्नमेंट। इसका एक डायरेक्टर जनरल होगा जिसे कौन अपॉइंट करेगा, फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। डायरेक्टर जनरल को कौन अपॉइंट करेगा, फेडरल गवर्नमेंट। एंड सच नंबर ऑफ अदर ऑफिसर्स एज द फेडरल गवर्नमेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम अपॉइंट टू बी नंबर्स ऑफ एजेंसी। कहते हैं जी फेडरल गवर्नमेंट का एक ज़ाहिर सी बात है, एक हेड होगा जिसे आप डायरेक्टर जनरल कहेंगे, उसे फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी और बाकी लोगों को भी फेडरल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगी। उसके बाद चौथे नंबर पर आ जाता है जी सुपरिंटेंडेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एजेंसी। तो जनाब चौथे नंबर पर कौन सा आ गया आपका, सुपरिंटेंडेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सुपरिंटेंडेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखें जी, वो कहते हैं जी सुपरिंटेंडेंस ऑफ एजेंसी शैल वेस्ट इन दी फेडरल गवर्नमेंट। इसकी जो सुपरिंटेंडेंस होगी वो किसके अंडर आएगी, फेडरल गवर्नमेंट के अंडर। ज़ाहिर है बनाई फेडरल गवर्नमेंट ने है, तो इसकी सुपरिंटेंडेंस मुकम्मल तौर पर किसके अंडर आएगी, फेडरल गवर्नमेंट के अंदर आएगी, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट ही इसकी सुप्रीम हेड है ना। और उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इसको जो चलाएगा वो कौन सा ऑफिसर होगा, ऑफ कोर्स वो ऑफिसर होगा आपका डायरेक्टर जनरल, जिसके हाथ में क्या आएगी, इसकी एडमिनिस्ट्रेशन आएगी। हु शैल एक्सरसाइज इन रिस्पेक्ट ऑफ द एजेंसी सच ऑफ द पावर्स ऑफ एन इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। अगर जी ये जो एजेंसी का डायरेक्टर जनरल है ना जनाब, उसके पास IG पंजाब पुलिस की पावर्स हैं। मतलब ये जो डायरेक्टर जनरल है FIA का, ये एवं ही नहीं है कोई आम सा एवं लल्लू पंजू सा कोई हो। उसके पास जनाब IG पुलिस की पावर्स हैं। किस एक्ट के तहत, वही जो पुलिस एक्ट 1861 था उसके तहत। ठीक है, 5 of 1868 एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड बाय लॉ। तो देखें पुलिस एक्ट जहाँ पर भी आएगा ना 1861 होगा। ठीक है, वो कहता है जी जो इसका जो डायरेक्टर जनरल है, जो इसकी एडमिनिस्ट्रेशन संभालेगा, डायरेक्टर जनरल, उसके पास इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के इख्तियारात होंगे अंडर द पुलिस एक्ट 1861। उसके बाद जनाब 5 से बनता है पावर। 5 से कहते हैं पंजे की पावर हैं। उंगलियों को, अपने हाथ की उंगलियों को बंद कर लो ना, पंजा ये मुक्का बन जाता है। तो 5 से पे से पावर याद रखना। तो जनाब 5वें नंबर पर सेक्शन नंबर 5 में आती है पावर्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ एजेंसी। अगर आप इसमें सिलेक्ट हो जाते तो आप सुनिए आपकी पावर्स क्या होंगी, आपके इख्तियारात क्या होंगे, बड़े इंपॉर्टेंट हैं ये। तो सबसे पहले सब्जेक्ट टू एनी ऑर्डर विच द फेडरल गवर्नमेंट में make in this behalf, the members of the agency shall for the purpose of any inquiry or investigation under this act। भाई जो भी इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन आप लोग सिलेक्ट होने के बाद करें वो इस एक्ट के अंडर करेंगे और फेडरल गवर्नमेंट की हिदायत के तहत करेंगे। हैव थ्रू आउट पाकिस्तान सच पावर्स, पूरे पाकिस्तान में आपके पास इख्तियारात होंगे। अब वो इख्तियारात कौन कौन से होंगे जी, इंक्लूडिंग द पावर्स रिलेटिंग टू सर्च, आप तलाशी ले सकते हैं किसी की भी, अरेस्ट कर सकते हैं किसी इंसान को, सीजर ऑफ द प्रॉपर्टी, किसी की प्रॉपर्टी को जब्त कर सकते हैं, एंड सच ड्यूटीज़, और इसी तरह की बाकी ड्यूटीज़, प्रिविलेजेस, आपके पास इख्तियारात होंगे। लाइबिलिटीज़ एज द ऑफिसर्स ऑफ प्रोविंशियल पुलिस हैव
in relation to the investigation of offences under the code or any other law for the time being in the force। वो कह रहा है जी जिस तरह प्रोविंशियल पुलिस के पास इख्तियारात होते हैं अपने प्रोविंस के अंदर किस चीज़ के, आपको पता ही है कि आप वो अरेस्ट कर सकते हैं, तलाशी ले सकते हैं, इस तरह की जितनी भी जो ड्यूटीज़ हैं, और प्रॉपर्टी को भी जब्त किया जा सकता है, प्रॉपर्टी अगर कोई नाजायज़ प्रॉपर्टी है उसको अपने इख्तियार में लिया जा सकता है। इस तरह की सारी पावर्स जिस तरह प्रोविंशियल पुलिस के पास होती हैं आपके पास भी होंगी इस एक्ट के तहत, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट पावर्स हैं। तो ये 5वें सेक्शन का सब सेक्शन 1 है, 5(1) आप इसे कह सकते हैं। अच्छा जी, वो कभी कभी सब सेक्शन भी पूछ लेता है, ये भी जहन में रखना कि 5(1), 5(2), ठीक है। तो 5वें का ये पहला है। उसके बाद दूसरा है जी subject to rules if any a member of agency not below the rank of सब इंस्पेक्टर, कह रहे जी कम अज़ कम सब इंस्पेक्टर हो, for the purpose of any inquiry and investigation under this act exercise any of the powers of an office in charge of a police station। तो भाई वो कह रहा है जी इस एक्ट के तहत कम अज़ कम जो बंदा है वो सब इंस्पेक्टर होना चाहिए। और आप लोग तो भाई इंस्पेक्टर और एडी की तैयारी कर रहे हैं, आपका तो 16वां और 17वां स्केल होगा। कह रहा कम अज़ कम 14वें स्केल का जो बंदा है ना उसे ऑफिस का इंचार्ज बनाया जा सकता है, यानी उसे SHO बनाया जा सकता है, स्टेशन हाउस इंचार्ज उसे बनाया जा सकता है, ठीक है जी। और ये जनाब जो पुलिस स्टेशन इनका जो बनता है ना वो इन एनी एरिया विच ही इज़ फॉर टाइम बीइंग एंड व्हेन सो एक्सरसाइजिंग सच पावर शैल बी डीम्ड टू बी एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन डिस्चार्जिंग हिज फंक्शंस एज सच विद इन द लिमिट्स ऑफ द स्टेशन। वगैरह जी जहाँ पर भी वो बंदा मौजूद होगा और जहाँ भी पुलिस स्टेशन की ज़रूरत होगी वहाँ पर आपका जो FIA के अंदर इंचार्ज बन सकता है वो कौन हो, कम अज़ कम सब इंस्पेक्टर हो, उससे नीचे वाले को, सब इंस्पेक्टर से नीचे वाले को इंचार्ज नहीं बनाया जा सकता। ओके जी। उसके बाद 5वें सेक्शन का सब सेक्शन नंबर 3 क्या कहता है, विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ प्रोविंस ऑफ सब सेक्शन 1 एंड 2, ऊपर वाले सब सेक्शंस के अंदर तासुब ना लाते हुए, तासुब को दूर रखते हुए, एनी मेंबर ऑफ द एजेंसी शैल नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर ऑथराइज्ड बाय डायरेक्टर जनरल इन दिस बिहाफ मे अरेस्ट विदाउट वारंट एनी पर्सन। कह रहा है जी डायरेक्टर जनरल के अगर हिदायत हों तो सब इंस्पेक्टर कम अज़ कम हों। आप तो इंस्पेक्टर और एडी हैं, आपके पास तो इख्तियार होगा ही होगा। तो डायरेक्टर जनरल के इख्तियार अपने हुक्म के मुताबिक बग़ैर वारंट के भी किसी को गिरफ़्तार किया जा सकता है। किसको गिरफ़्तार कर सकते हैं, हु हैज़ कमिटेड और अगेंस्ट होम अ रीज़नेबल suspicion exists that he has committed any of the offences referred to subsection 1 of 3। अब देखें ना सबसेक्शन 1 of 3 कौन सा था, इसी का जो पहला था, इसी में जो हमने पहला पढ़ा उसके अंदर उन्होंने बताया था ना कि जी जो शेड्यूल के अंदर जितने भी ऑफेंसेस हैं वो शेड्यूल एंड में आएगा। उस शेड्यूल के अंदर जितने ऑफेंसेस हैं उसमें से अगर उसने कोई एक भी किसी बंदे ने किया हो, एक भी जुर्म किया हो, तो उसे आप विदाउट वारंट गिरफ्तार कर सकते हैं। कितनी बड़ी पावर है, और ये सब इंस्पेक्टर की पावर है कि विदाउट वारंट उसे गिरफ्तार आप कर सकते हैं अगर आपको डायरेक्टर जनरल की तरफ से अहकामात हैं। और मज़े की बात, अगर उसने वो ऑफेंस कमिट नहीं किया, लेकिन कोई रीज़नेबल आपके पास वजह हो उसकी कि जी हाँ ये भी इसमें इन्वॉल्व है, वो किया किसी और ने हो लेकिन अगर वो उसमें इन्वॉल्व भी है तब भी आप उसको विदाउट वारंट गिरफ्तार कर सकते हैं। बहुत बड़ी बात है जी। उसके बाद जी सब सेक्शन 4 इसमें क्या कहता है, for the purpose of exercise by the members of agency of the powers of an officer in charge of a police station। पुलिस स्टेशन क्या होगा जी, पुलिस स्टेशन includes any place declared generally or specially by the federal government to be a police station within the meaning of code। अगर जी पुलिस स्टेशन क्या होगा, वो कहता है जी पुलिस स्टेशन कोई भी जगह हो सकती है जिसे जनरली या स्पेशली डिक्लेयर कर दे फेडरल गवर्नमेंट। फ़र्ज़ करें कोई भी बिल्डिंग है आपके, चाहे आप अपने घर को ले लें, अगर फेडरल गवर्नमेंट कहती है जी ये घर आज से FIA का स्टेशन है, पुलिस स्टेशन है, तो वो FIA का पुलिस स्टेशन कहलाएगा। और पुलिस स्टेशन FIA के कौन बनाती है, फेडरल गवर्नमेंट बनाती है, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट ही इसको चला रही होती है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है जी सब सेक्शन 5। सेक्शन 5 का सब सेक्शन 5 क्या है, इफ़ इन द ओपिनियन ऑफ मेंबर ऑफ एजेंसी कंडक्टिंग एन इन्वेस्टिगेशन एनी प्रॉपर्टी विच इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इन्वेस्टिगेशन इज़ लाइकली टू बी रिमूव्ड, transferred or otherwise disposed of before an order of appropriate authority for its seizure is obtained, such member may by order in writing direct the owner of any person who is for the time being possession thereof not to remove, transfer or otherwise dispose of such property in any matter except
with the previous permission of that matter, and such order shall be subject to any order made by the court having jurisdiction in the matter। कहता है जी कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर कुछ मामला चल रहे हैं, कानूनी पेचीदगियाँ हैं, तो जो ऑफिसर होगा, कम से कम सब इंस्पेक्टर हो, वो जनाब जिस बंदे की वो प्रॉपर्टी है वो उसको रोक सकता है कि जी आपने ये प्रॉपर्टी ना किसी को बेचनी है ना ट्रांसफ़र करनी है। देखिए प्रॉपर्टीज़ भी दो किस्म की होती हैं, मूवेबल एंड इमूवेबल। मूवेबल होती हैं जैसे आपकी कटी हुई फसल है, ढोर डंगर हैं, आपकी गाड़ी है, ठीक है, ये मूवेबल प्रॉपर्टीज़ में आ जाती हैं। और इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ में आती हैं जैसे आपकी बिल्डिंग है, कोठी है कोई, ठीक है, आपका कोई डेरा है, वो इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं। चाहे मूवेबल प्रॉपर्टी हो चाहे इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, उसको जनाब आप रिटन ऑर्डर में एक शर्त याद रखिएगा कि आप जब भी किसी को रोकेंगे प्रॉपर्टी को आगे सेल करने से और जनाब उसके अंदर कोई तरमीम करने से और उसको ऑब्टेन करने से, कुछ भी करने से अगर आप उसको रोकते हैं तो जनाब क्या करके रोकेंगे, आप रिटन आर्डर के तहत रोकेंगे। और हाँ, एक बात यहाँ पर है कि वो कोई भी शख्स जिसके ख़िलाफ़ कोई केस चल रहा है वो अपनी प्रॉपर्टी को रिमूव, ट्रांसफ़र या डिस्पोज़ कर सकता है अगर उसके पास कोई कोर्ट की तरफ से ऑर्डर्स मौजूद हैं तो, ठीक है। कोर्ट मतलब आपसे बड़ी है, कोर्ट अगर चाहे तो वो किसी को इजाज़त दे सकती है, ओके। लेकिन आप जिसे भी रोकेंगे रिटन ऑर्डर में रोकेंगे, रिटन ऑर्डर में, ये बात जहन में रखना। उसके बाद जी सेक्शन 5 का आखिरी सब सेक्शन है 6, और ये पेपर में पूछा जा सकता है कि सेक्शन 5 के अंदर टोटल सब सेक्शंस कितने हैं जी, 6 हैं, ये याद रखना। सब सेक्शन 6 कहता है एनी कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एन ऑर्डर मेड बाय अंडर सब सेक्शन 5, जो पिछला भी हमने सब सेक्शन 5 पढ़ा है ना, अगर उसके ख़िलाफ़ कोई जाता है तो शैल बी पनिशेबल विद रिगोरस इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच मे बी एक्सटेंड टू 1 ईयर और विद फाइन और विद बोथ। कह रहा है जी अगर कोई शख्स, अभी जो पीछे मैंने पढ़ाया आपको सब सेक्शन 5 पढ़ाया है, सब सेक्शन 5 में सारी की सारी सज़ाएँ थी ना कि जी आप प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकते, उसको रिमूव नहीं कर सकते अगर उसके ऊपर कोई केस चल रहा है। लेकिन अगर कोई बंदा, आपने रिटर्न ऑर्डर दिया उसको और कोई शख्स उसके बावजूद उसको बेच देता है, उसको रिमूव कर देता है, उसको डिस्पोज़ कर देता है, कुछ भी ऐसी हरकत करता है, तो उसको बड़ी सख्त किस्म की रिगरस किस्म की सज़ा मिलेगी, सख्त सज़ा मिलेगी। 1 साल तक की उसे कैद हो सकती है या फिर उसे जुर्माना, या दोनों सज़ाएँ बैक वक्त भी हो सकती हैं, ओके जी। उसके बाद जी इसके अंदर एक एडिशन है 5A, इस सेक्शन को कहा जाता है, ठीक है, ये तरमीम करके बाद में आया था। सर्टन ऑफिसर्स ऑफ द एजेंसी डीम्ड टू बी पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, कुछ ऑफिसर्स एजेंसी के पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के तौर पर भी काम करते हैं, यानी कि अवामी वकला के तौर पर। अब यहाँ पर क्या है जी, नाउ विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन एनी ऑर्डर लॉ बाय द टाइम बीइंग इन फोर्स द असिस्टेंट डायरेक्टर्स लीगल, जो असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल होते हैं, एंड डिप्टी डायरेक्टर्स लॉ, असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल और डिप्टी डायरेक्टर लॉ ही यहाँ पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पर काम करेंगे। ऑफ द एजेंसी शैल बी डीम्ड टू बी पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स एंड शैल बी कॉम्पिटेंट टू इंस्टीट्यूट एंड कंडक्ट एनी प्रोसीडिंग्स इन केस सेंट अप फॉर ट्रायल बाय द एजेंसी इन द स्पेशल कोर्ट्स कंस्टिट्यूटेड अंडर एनी लॉ एंड द कोर्ट्स सबऑर्डिनेट टू हाई कोर्ट, ठीक है जी, एडिड थ्रू FIA अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2002। तो भाई ये भी पूछा जा सकता है कि जो 5A चेंज आया था, एक तरमीम की गई थी एक्ट में, वो किस ऑर्डिनेंस के तहत की गई थी, तो अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2002, अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2002 के तहत ये 5A इसके अंदर इंसर्ट किया गया। और यहाँ पर वो कह रहा है जी जो असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल होगा और आपका जो डिप्टी डायरेक्टर लॉ होगा, ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पर काम करेंगे। किस कोर्ट के लिए काम करेंगे, जो स्पेशल कोर्ट्स आपकी होती हैं, स्पेशल कोर्ट्स किसकी होती हैं जी, आपकी जो FIA की होती हैं, और उसके अलावा जो कोर्ट्स हाई कोर्ट की सबऑर्डिनेट होती हैं, उनके लिए ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पर काम कर सकते हैं। उसके बाद जी 6 नंबर पर कहते हैं पावर टू अमेंड द शेड्यूल। देखें 5वें नंबर पर भी आपकी पावर्स थी और 6ठे नंबर पर भी छक्का मारने की पावर्स हैं आपकी। छक्का क्या है जी, शेड्यूल के अंदर अमेंडमेंट करने की पावर किसके पास होगी भाई। शेड्यूल क्या है, शेड्यूल जो वर्ड बार बार यूज़ है, शेड्यूल नीचे आएगा, उसके अंदर वो जराइम लिखे हुए हैं जिनकी सज़ा FIA लोगों को देता है, ठीक है। और 6ठे नंबर पर छक्का मारने की पावर है। छक्के का मतलब ये है कि आप मैच का पासा पलट दें। कहते ना जी आफरीदी ने छक्का मारा और मैच का नक्शा तब्दील हो गया, यानी बदल दिया उसने। तो भाई 6ठे नंबर पर छक्के से पावर टू अमेंड द शेड्यूल, शेड्यूल को बदलने की पावर है। 6ठे नंबर पर शेड्यूल को बदलने की पावर है। अब ये क्या पावर है जी, फेडरल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गज़ेट, ये याद रखना, जब भी फेडरल गवर्नमेंट कोई चेंजिंग करेगी इसके अंदर तो नोटिफिकेशन देगी ऑफिशियल गज़ेट में, अमेंड द शेड्यूल एज फार एज टू
ऐड एनी एंट्री दियर टू और मॉडिफाई और ओमिट एनी एंट्री। कह रहा है जी जब भी फेडरल गवर्नमेंट इसके अंदर कोई चेंजिंग करेगी शेड्यूल में तो वो अमेंडमेंट कर सकती है, लेकिन ऑफिशियल गज़ट में नोटिफिकेशन देगी बाकायदा। ये याद रखें, ये मारूजी आई हुई है, नोटिफिकेशन देगी, ठीक है। किसी भी एक एंट्री को ऐड कर सकती है, रिमूव कर सकती है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद 7वें नंबर पर है जी डेलीगेशन ऑफ पावर्स। डेलीगेशन ऑफ पावर्स यानी इख्तियारात किसी दूसरे को देना। कहता है ना यार वो दो दोस्त इकट्ठे काम करते हैं एक ऑफिस में, तो कहता है यार तू मेरे साथ काम करता है, चलो मैं अपनी पावर तुझे दे देता हूँ। कहते नहीं हम, जो दो दोस्त मिलकर काम करते हैं किसी ऑफिस में, वो कहते हैं यार मेरे साथ काम करता है, आज मैं मसरूफ़ हूँ तो तू मेरे साथ काम करता है ना, मेरे साथ होने की वजह से 7वें सेक्शन के ज़रिए मैं तुझे पावर्स डेलीगेट करता हूँ, हैं जी। तो 7वें नंबर पर जो है वो पावर ऑफ डेलीगेशंस हैं, क्योंकि वो आपका साथी है, आप उसे डेलीगेट कर सकते हैं। अब कौन पावर डेलीगेट करेगा जी? डायरेक्टर जनरल के तहत डायरेक्टर जनरल मे बाय ऑर्डर इन राइटिंग डायरेक्ट दैट ऑल और एनी ऑफ हिज पावर्स अंडर दिस एक्ट or the rules shall subject to such conditions if any as may be specified in order be exercisable also by any member of agency। वो कह रहा है जी जो डेलीगेशन ऑफ पावर्स है, जो डायरेक्टर जनरल है वो जनाब रिटन ऑर्डर में अपनी कोई एक पावर या अपनी सारी की सारी पावर्स किसी भी बंदे को दे सकता है, एक्सरसाइजेबल बाय एनी मेंबर ऑफ एजेंसी। अब यहाँ पर कोई शर्त नहीं रखी उसने कि जनाब वो सब इंस्पेक्टर ही हो, कम अज़ कम वो किसी भी मेंबर को, जो डायरेक्टर जनरल है, डायरेक्टर जनरल जो आईजी पंजाब पुलिस के बराबर था, ठीक है, डायरेक्टर जनरल अपनी सारी की सारी पावर चाहे दे दे, एक पावर दे दे अपने इस साथ काम करने वालों को। 7वें नंबर के तहत डेलीगेशन ऑफ पावर्स यानी पावर्स के इख्तियार दूसरों को दे सकता है, ठीक है जी। एक दे, सारी दे, लेकिन रिटर्न ऑर्डर में देगा हमेशा, ऐसे नहीं है कि ज़बानी कलामी दे के चला जाए। उसके बाद जी 8वें नंबर पर है आइडेमनिटी। आइडेमनिटी का मतलब है कि आपकी मुहाफिज है ये एक्ट आपका, आपसे कोई गलती हो जाती है या आप एज एन ऑफिसर कोई जुर्म कर देते हैं तो फिर आपके साथ क्या होगा। नो सूट प्रोसिक्यूशन और एनी अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल लाई अगेंस्ट द फेडरल गवर्नमेंट। भाई फेडरल गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई भी जो है रिट वगैरह नहीं होगी। ये नहीं है कि कोई बंदा खड़ा होकर कह दे जी फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर मैं केस करता हूँ, ऐसा नहीं होगा। एनी मेंबर ऑफ एजेंसी, एजेंसी के किसी मेंबर के ऊपर कोई केस नहीं होगा। और एनी अदर पर्सन एक्सरसाइजिंग एनी पावर, या कोई भी बंदा जो इन पावर्स का इस्तेमाल कर रहा है जो उसे डीजी ने दी हों, और परफॉर्मिंग एनी फंक्शन अंडर दिस एक्ट, जो अपने फंक्शन इस एक्ट के अंडर कर रहा है, और रूल्स फॉर एनी थिंग्स विच इज़ इन गुड फेथ, जो उसने अपनी ईमानदारी के तहत की हों, और इंटेंटेड टू बी डन अंडर दिस एक्ट आर द रूल्स। देखें आपने कोई काम किया और अंडर दिस एक्ट किया और वो बाई मिस्टेक उसमें कोई गड़बड़ हो गई तो आपको कोई सज़ा नहीं हो सकती, आपके ऊपर ना कोई केस कर सकता है, ना कोई फेडरल गवर्नमेंट पर केस कर सकता है, ना आपके ऊपर कोई केस हो सकता है। तो आपको आइडेमनिटी है, आपको जनाब तहफ़्फ़ुज़ है ये 8वें नंबर पर, ठीक है। तो 8वां नंबर आपको क्या देता है जी? 8वां नंबर आपको क्या देता है? आपको हिफाजत देता है जी, 8वां जो सेक्शन है। उसके बाद सेक्शन नंबर 9 है पावर टू मेक रूल्स। पावर टू मेक रूल्स, ठीक है। 9 नंबर पर क्या है जी? पावर टू मेक रूल। हालांकि पाकिस्तान में नो रूल, कोई रूल नहीं है पाकिस्तान में, नो रूल्स आर इन पाकिस्तान, ठीक है। तो आप याद रखना भाई पाकिस्तान में तो नो रूल हैं, नो रूल का मतलब रूल ही नहीं है। तो 9वें नंबर पर जो सेक्शन नंबर 9 है वो पावर टू मेक रूल्स। सेक्शन नंबर 9 इज़ अबाउट पावर टू मेक रूल्स, कि जी रूल्स बनाएगा कौन, इस एक्ट के रूल्स बनाएगा कौन? तो जनाब फेडरल गवर्नमेंट ही है, ऑफ कोर्स। फेडरल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गज़ट मेक रूल्स फॉर कैरिंग आउट द पर्पज़ ऑफ दिस एक्ट। फेडरल गवर्नमेंट ही हमेशा अपने ऑफिशियल गज़ट के ज़रिए रूल्स बनाएगी और रूल्स में तरमीम करेगी, ठीक है जी। नो रूल्स 9वें नंबर पर है। उसके बाद जी इन पार्टिकुलर एंड विदाउट प्रेजुडाइज टू द जनरलिटी ऑफ फॉर गोइंग पावर सच रूल्स में प्रोवाइड फॉर ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स। कह रहा है जी ये बग़ैर तासुब के तमाम कवानीन बनाए जाएंगे और तमाम कवानीन दर्ज झील चीज़ों के लिए होंगे, दर्ज झील मैटर्स के लिए होंगे। नंबर 1, the terms and conditions of the services of Director General and other members of the agency and the qualifications for recruitment to the various posts। नंबर 1 कवानीन किस लिए होंगे कि जनाब जो सर्विस कंडीशंस हैं सर्विस की, किसकी? डायरेक्टर जनरल की, और बाकी जो मेंबर्स हैं उनकी क्या जनाब सर्विस की कंडीशंस होंगी कि जी जॉब वो किस तरह करेंगे, क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, और जो रिक्रूटमेंट होती हैं FIA के अंदर उनकी क्वालिफ़िकेशन कम अज़ कम कितनी हो। जैसे आप लोगों ने इंस्पेक्टर और ADA पर अप्लाई किया तो क्वालिफ़िकेशंस की रिक्वायरमेंट थी। ये सारे के सारे कवानीन कौन बनाता है? फेडरल गवर्नमेंट ही बनाती है। नेक्स्ट वो कहता है जी
द पावर एंड फंक्शंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ एजेंसी इन रिलेशन टू द कंडक्ट ऑफ इंक्वायरीज एंड इन्वेस्टिगेशंस। तो जनाब जो पावर्स एंड फंक्शंस आप लोगों को एज एन ऑफिसर मिलेंगे, चाहे आप असिस्टेंट डायरेक्टर लगें या इंस्पेक्टर लगें, वो पावर्स और फंक्शंस जो आपको मिलेंगे वो भी कौन तय करता है? वो भी आपकी कौन तय करती है जी? फेडरल गवर्नमेंट ही तय करती है। उसके बाद द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द असिस्टेंस विद द एजेंसी में प्रोवाइड टू प्रोविंशियल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़। प्रोविंशियल लेवल पर जो एजेंसीज़ काम कर रही होती हैं, सूबाई लेवल पर, उनके साथ आपका क्या ताल्लुक़ होगा, किस हद तक होगा, ये भी कौन तय करता है? आपकी फेडरल गवर्नमेंट ही तय करती है। नेक्स्ट है जी द पावर्स ऑफ द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस Act 1861, 5 of 1861, which shall be exercisable by the Director General। करें जी जो पावर्स, जो आईजी पुलिस की पावर्स थी, वो कौन एक्सरसाइज करेगा? वो डायरेक्टर जनरल एक्सरसाइज करेगा। और ये कौन तय कर रहा है? ये भी फेडरल गवर्नमेंट तय कर रही है ना भाई। आईजी पंजाब पुलिस की पावर्स सारी की सारी किसको मिली हुई हैं? DGFIA को मिली हुई हैं। बहुत बड़ी पावर्स हैं ये। और ये किसने तय की हैं? ये किसने तय करना है? फेडरल गवर्नमेंट ने ही तय करना है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है जी 10th नंबर पर रिपील। 10th नंबर पर कहते हैं जी वो स्टूडेंट्स जो पढ़ते पढ़ते बेचारे धक्के लगा के 9 तक, कुछ डल से स्टूडेंट्स होते हैं ना, 9वीं तक वो पास हो जाते हैं, लेकिन 10वीं में जाके ना वो बस फेल हो जाते हैं। उनकी तनसीह हो जाती है डिग्री की, यानी उन्हें 10वीं की डिग्री मिल ही नहीं पाती बेचारों को। एज रट्टा लगाने के लिए कहता हूँ कि 10वीं में जाकर नाकामी हो गई। रिपील का मतलब होता है मनसूखी करना। ठीक है, किसी कानून की तनसीह करना, किसी कानून को ख़त्म करना, किसी सेक्शन को ख़त्म करना, इसे आप रिपील कह सकते हैं। ठीक है। उसके बाद वो कह रहे जी नंबर 1 यहाँ पर वो कह रहे हैं पाकिस्तान स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट 1948 एंड द स्पेशल पुलिस एंड प्रोविंशियल पुलिस अमलगमेशन ऑर्डर 1962 नंबर 1 ऑफ 1962 हेयर इन आफ्टर रेफर टू रेस्पेक्टिवली एज द सेड ऑर्डिनेंस एंड द सेड ऑर्डिनेंस एज हियर बाय रिपील्ड। कह रहा है जी जो स्पेशल पुलिस की इस्टेब्लिशमेंट है 1948 एंड द स्पेशल पुलिस प्रोविंशियल, ये देखें ना, पहले जो है पाकिस्तान स्पेशल पुलिस है 1948 के तहत, और फिर जनाब प्रोविंशियल पुलिस है 1962 के ऑर्डर के तहत इनका अमलगमेशन था। कहता है जी इस अमलगमेशन को कैंसिल किया जाता है। ठीक है, इस अमलगमेशन को क्या किया जाता है? कैंसिल किया जाता है। अब जब ज़ाहिर इसको कैंसिल किया जाएगा तो फिर क्या होगा? अपॉन द रिपील ऑफ द सेड ऑर्डिनेंस, इनकी कैंसिलेशन के बाद क्या होगा? ऑल पर्सनस who were member of special police immediately before such repeal, including the specified persons, shall stand transferred to the agency and shall subject to the subsection 5 be entitled to same terms and conditions to which they were entitled immediate before such repeal। कह रहा है जी इस तनसीक से पहले जितने भी लोग जो स्पेशल पुलिस का हिस्सा थे वो सारे के सारे FIA यानी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अंदर शामिल हो गए। जितने लोग जो पहले स्पेशल पुलिस में थे वो सारे के सारे अब कहाँ आ गए? FIA के अंदर आ गए, सब सेक्शन 5 के तहत, सब सेक्शन 5 के तहत। ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं जी एनी इंक्वायरी पेंडिंग विद द स्पेशल पुलिस, एनी इंक्वायरी पेंडिंग विद स्पेशल पुलिस इमीडिएटली बिफोर सच रिपील शैल कंटिन्यू टू बी कंडक्टेड बाय द एजेंसी। स्पेशल पुलिस जो भी अपना किरदार पहले अदा कर रही थी वो सारा का सारा अब किसके पास आ जाएगा? FIA के पास। क्योंकि जब ये FIA बन गई तो स्पेशल पुलिस का किरदार वहाँ पर उन्होंने ख़त्म कर दिया ना। वैसे अभी तक स्पेशल ब्रांच प्रोविंशियल लेवल पर काम कर रही है, ये मैं आपको बता दूं। उसके बाद जी तीसरे नंबर पर वो कह रहे हैं जी क्या है जी? नाउ विद स्टैंडिंग द रिपील ऑफ सेड ऑर्डर बट सब्जेक्ट टू सब सेक्शन 4 every specified person shall continue to be appointed in or under the provincial police in or under which he was holding a post immediately before the commencement of this act। वगैरह जी प्रोविंशियल पुलिस जो चल रही है ना आपकी, जैसे पंजाब पुलिस वगैरह है, उनके अंदर लोगों की अपॉइंटमेंट वगैरह होती रहेंगी। क्योंकि ये जो प्रोविंशियल पुलिस और स्पेशल पुलिस को देखें ना, एक तो थी आपके पास प्रोविंशियल पुलिस जैसे आपकी पंजाब पुलिस होती है, ठीक है, और दूसरी आपके पास कौन सी थी? स्पेशल पुलिस। उन्होंने कहा और एक ऑर्डर के तहत ना इन दोनों पुलिस को इकट्ठा कर दिया गया था। इन दोनों पुलिस को क्या कर दिया गया था? इकट्ठा। उन्होंने कहा जी अब ये इकट्ठी नहीं है, अब ये अलग-अलग हैं, अब ये इकट्ठी नहीं है, अब ये क्या हो गई? अलग-अलग। जब ये अलग-अलग हो गई तो वो कह रहा है जो स्पेशल पुलिस के लोग थे वो सारे के सारे कहाँ आ जाएंगे? FIA में आ जाएंगे। स्पेशल पुलिस के लोग किस में आ जाएंगे? FIA में। सॉरी, स्पेशल पुलिस के लोग कहाँ पर आ जाएंगे? FIA में। और जो पंजाब पुलिस है वो अपना काम करती रहेगी, या प्रोविंशियल पुलिस जो है अपना काम करती रहेगी। बात को समझिए, रिपील में क्या कहा गया है कि प्रोविंशियल पुलिस और स्पेशल पुलिस जो पहले इकट्ठी हो गई थी अमलगमेशन एक्ट 1962 के तहत, अमलगमेशन का मतलब होता है इकट्ठा कर देना, वो अब अलग-अलग हो गई हैं। और स्पेशल पुलिस के जितने भी मेंबरान थे वो FIA के अंदर आ जाएंगे, और पंजाब पुलिस जो है वो, या प्रोविंशियल पुलिस किसी भी, चाहे सिंध की पुलिस है, KPK की पुलिस है, बलूचिस्तान की, पंजाब की, वो सारी अपना काम करती रहेगी और उसके अंदर सारे के सारे मेम्बर्स की अपॉइंटमेंट वैसे ही होती रहेंगी। अज़ानें भी स्टार्ट हो गई हैं, थोड़ा जल्दी करते हैं।
उसके बाद वो कह रहा है जी ऑन रिकमेंडेशन ऑफ डायरेक्टर जनरल and with the concurrence of the provincial government concerned, federal government may direct that such of the specified persons referred to subsection 3, पिछला वाला subsection 3 था जो अभी हमने पढ़ा, within 30 days of the commencement of this act express their willingness to serve in or under the agency shall be appointed to posts in or under the agency। वो कह रहा है जी कोई भी शख्स जो within 30 days अपनी willingness देगा उसे FIA के अंदर शामिल कर लिया जाएगा। ठीक है जी, विद इन 30 डेज़, लेकिन वो बात है विद इन 30 डेज़ उसे अपनी विलिंगनेस देनी होगी। उसके बाद नेक्स्ट है जी any specified person referred to in clause A of subsection 2 and a person in respect of whom a direction is issued under subsection 4, जो पिछला भी पढ़ा हमने, 2 भी ऊपर पढ़ा और 4 भी ऊपर पढ़ा, upon the repeal of said ordinance or as the case may be the issue of such direction cease to hold a post in or under the provincial police concerned and shall be entitled to the same terms and conditions of service to which he was entitled immediately before such repeal or the issue of such directions। कह रहा है यार अगर इन केस कभी जो है प्रोविंशियल पुलिस को भी ख़त्म किया जाता है और उसके अंदर जो लोग काम कर रहे होंगे जिन्हें स्पेसिफाइड पर्सनस वो कह रहा है बार बार, तो उन लोगों को वो तमाम अपनी मराद के साथ FIA के अंदर शामिल हो सकेंगे। ठीक है, FIA के अंदर वो शामिल हो सकेंगे अगर वो चाहते हैं तो, लेकिन बात वही होगी विद इन 30 डेज़ उन्हें अपनी विलिंगनेस देनी होगी। उसके बाद ये आ गया आपके पास शेड्यूल ऑफ FIA एक्ट, और ये सारे पनिशेबल सेक्शंस हैं। इन सब को रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं, बस याद रखना कि शेड्यूल इसके अंदर कितने हैं। टोटल एक ही शेड्यूल है जिसके अंदर टोटल 117 जो है पनिशेबल जो है वो ऑफेंसेस का जिक्र है। 117 शेड्यूल कितने हैं, एक, और टोटल ऑफेंसेस का जो जिक्र है वो कितने हैं, 117। उसके बाद ये जो नीचे पूरी एक लिस्ट है ना, ये पूरी लिस्ट ये भाई आप लोगों ने याद करनी है। इसमें से वो पूछ लेता है। अब इसमें से वो कैसे पूछ लेता है मैं मिसाल के तौर पर देता हूँ आपको कि सेक्शन 25D एंड सेक्शन टेलीग्राफ एक्ट कब है जी, 1885, यानी जो टेलीग्राफिक एक्ट है 1885 उसके तहत कोई ऑफेंस होगा तो उसको जुर्म, उसको भी सज़ा FIA दे सकता है, टेलीग्राफिक एक्ट 1885 के तहत। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है जी, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट 1908 के तहत भी सज़ा दी जा सकती है। उसके बाद ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923, इसके तहत भी सज़ा। ये जितने भी है ना सारे के सारे, इनको रट्टा मारना है भैया आपने। ये जैसे फ़र्ज़ कर लो कॉपीराइट ऑर्डिनेंस कौन सा था, 1962 वाला था। ठीक है, उसके बाद जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ऑर्डिनेंस 2007 का था, मुशर्रफ के दौर में आया है। और उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 का था। तो इनको अच्छे तरीके से रट्टा मारना नीचे अथॉरिटी वाला नहीं करना। इनमें से भी वो पूछ लेता है और 2-3 इनके अंदर से भी वो पूछेगा। ठीक है जी, तो इनको अच्छे तरीके से कर लेना। इसका इंशाल्लाह आपका टेस्ट होगा और टेस्ट आपका तकरीबन 25 से 30 नंबर का होगा। इसके MCQs आप किसी भी वेबसाइट से जाकर पढ़ सकते हैं, और लेकिन इसको अच्छे तरीके से करने के बाद पढ़िएगा। ठीक है, और जिन लोगों ने ये वाले जो नीचे ये जो दे रखे हैं उन्होंने ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर, ये सारे के सारे ऑफेंसेस जो नीचे दे रखे हैं, ये 2021 तक वाले दे रखे हैं उसने। ये देखें 2021 तक वाले लास्ट ऑफेंसेस जो शामिल की गई हैं वो 2021 के ऑर्डर के तहत शामिल की गई हैं। ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर पब्लिक प्रॉपर्टीज़ रिमूवल ऑफ एनक्रोचमेंट ऑर्डिनेंस। ठीक है, तो ये 2021 का ऑर्डर नंबर ये जो है 10 यानी 26 ऑफ 2021 है। कम से कम 2021 तो याद रखना ना यार, इतना भी वो खैर टफ़ नहीं देगा कि उसके ये 6-7 में तुम्हें घुमाए। कम से कम 2021 याद रखना। इसी तरह ऊपर 2018 वाले 2 पढ़े हैं, एक प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट है और एक प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन पर्सनस है। ये 2 पढ़े हुए हैं 2018 के, तो ये वो आपसे पूछ सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी हद तक ये समझ आ गया होगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।